पास्कागोवाला मिसिसिपी के सदर्न कोस्ट पर एक शांत कम्युनिटी है जहां मैग्नोलिया स्टेट गल्फ ऑफ मैक्सिको से मिलती है। ये शहर पास्कागोला रिवर के नाम पर है जो समंदर में मिलने से पहले यहां से गुजरकर जाती है। पास्कागोला का मतलब है ब्रेड ईटर, जो उन नेटिव अमेरिकन ट्राइब से जुड़ा है जो यहाँ कभी रहते थे। लेकिन बाद में मिलिट्री फोर्सेस आई और यहाँ पे एक फोर्ट बना दिया और इस ट्राइब को, इस कम्युनिटी को दबा दिया। बाद में यहाँ फ्रेंच और ब्रिटिश ने भी कब्जा किया, तब तक जब तक ये जगह साल 1812 में मिसिसिपी टेरिटरी के तहत यूनाइटेड स्टेट्स का हिस्सा नहीं बन गया। अब पास्कागोला तब तक एक शांत और आम जगह थी तब तक जब तक साल 1973 की सर्दी में एक अजीब घटना ने इस कम्युनिटी को नॉर्थ अमेरिका का सबसे मशहूर UFO एनकाउंटर्स में से एक बना दिया। दिन था 11 अक्टूबर और साल था 1973 का। उस दिन शाम ठंडी थी जो सर्दी के मौसम के आने का एहसास दिला रही थी। इसके बावजूद मौसम साफ था, बिना बादलों के आसमान और पूर्णिमा का चांद एक अजीब सी रोशनी फैला रहा था, जैसा कि वो अक्सर फैलाता है। चार्ल्स हिक्सन और कैलिन पार्कर, जो एक लोकल फैक्ट्री में काम करते थे, इस मौसम को रात को मछली पकड़ने का सही मौका समझकर यहाँ पे आए हुए थे। शाम 5 बजे काम खत्म करके दोनों ने अपना सामान इकट्ठा किया और एक पुराने शिपयार्ड के सुनसान पैर पर चल दिए जो नदी के वेस्ट बैंक पर था। लगभग आधे घंटे बाद उन्होंने देखा कि नदी के ऊपर एक नीली रोशनी चमक रही है। पहले उन्होंने सोचा कि वहां पे पुलिस आ गई है, उन्हें किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी से निकालने के लिए, लेकिन बाद में वो हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि एक अजीब ओव्यूल शेप का ऑब्जेक्ट धीरे धीरे नदी पर उनकी तरफ आ रहा है। पार्कर ने बाद में उस क्राफ्ट का डिस्क्रिप्शन दिया जो लगभग 30 फीट चौड़ा और 8 फीट ऊंचा था और दोनों साइड्स पर ब्लू फ्लैशिंग लाइट थी। उस ऑब्जेक्ट से हल्की मैकेनिकल वेयरिंग आवाजें आ रही थी जब वो धीरे धीरे उनके करीब आ रहा था। अचानक दोनों आदमी हिल नहीं पाए, न बोल पाए, जैसे वो पुराने हो गए हों, जैसे वो बूढ़े हो गए हों। और ये चीज बहुत ही ज्यादा भयानक थी। वो ऑब्जेक्ट पानी के ऊपर अचानक से रुक गया और हवा में वो तैर रहा था। एक हैच खुली और 3 अजीब प्राणी हवा में तैरते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगे। अब ये प्राणी लगभग 6 फीट लंबे थे और उनका शरीर काफी चौड़ा भी था और उनकी बॉडी भी बहुत ज्यादा भारी लग रही थी। औरतों और उन प्राणियों के दोनों हाथ बहुत ज्यादा मस्कुलर लग रहे थे और लास्ट में उनका हाथ बहुत अजीब सा लग रहा था, जैसे कि किसी इंसेक्ट का ऊपर का हिस्सा हो। उनके सिर पर कांटे थे और उनका शरीर मेटालिक रिपेल्ड सूट से ढके हुए थे। वो प्राणी सीधा उन दोनों के सामने आए और बिना किसी मेहनत से उन्हें हवा में उठा लिया अपने अजीब से हाथों की मदद से। हिक्सन और पार्कर ने बाद में बताया कि उन्हें अचानक से एक अजीब सा सुकून महसूस होने लगा, जैसे उन्हें बेहोश कर दिया गया हो। दोनों को हवा में नदी के ऊपर लेकर जाया गया और उस अजीब क्राफ्ट में उन दोनों को ले जाया गया। हैच के अंदर जाते ही दोनों एकदम बेहोश हो गए। जब होश आया तो वो दोनों पियर पर लेटे हुए मिले। वहां न तो एयरक्राफ्ट था और ना ही कोई अजीब से प्राणी। लगभग 20 मिनट बीत चुके थे जब उन्होंने पहली बार उन अजीब ऑब्जेक्ट को देखा था। मतलब उन ऑब्जेक्ट को पहली बार देखने से और अभी याददाश्त आने में लगभग 20 से 25 मिनट का अंतराल था। वो चुपचाप अपना सामान उठाकर शिपयार्ड से निकल गए क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरे हुए थे। पहले तो वो एक कीसलर एयरफोर्स बेस बिलॉक्सी से संपर्क करने गए, लेकिन उन्हें वहां से बस शक की नजर से देखा गया क्योंकि मिलिट्री को इस घटना में कोई भी इंटरेस्ट नहीं आया। इसके बाद वो जैक्सन काउंटी शेरिफ ऑफिस गए जहां डेप्यूटी ने उन्हें सीरियसली नहीं लिया, लेकिन शेरिफ फ्रेड डायमंड को उन्होंने बुला लिया। हिक्सन ने माना कि उस घटना के बाद उसने विस्की पी थी अपने होश को संभालने के लिए, जबकि पार्कर सारा वक्त घबराहट में ही चुप बैठा हुआ था। शेरिफ डायमंड ने उनकी बातें सुनने के बाद भी उन पर शक किया, इसीलिए उन्होंने इंटरव्यू रूम में एक सीक्रेट टेप रिकॉर्डर छोड़ा, उम्मीद में कि शायद वो दोनों अंदर जाके मजाक उड़ाएंगे। लेकिन जब उन्होंने रिकॉर्डिंग सुनी तो वो हैरान रह गए जब उन्होंने उन दोनों को डर से कांपते हुए अपने डरावने अनुभव के बारे में बताते हुए सुना उस टेप रिकॉर्डर के जरिए। शेरिफ डायमंड ने फिर उनका इंटरव्यू लिया और उनके बयान में कोई गड़बड़ ढूंढने की कोशिश की। हिक्सन ने कहा कि शायद उन प्राणियों ने उन्हें बेहोश करने के लिए इंजेक्शन लगाए थे और उसने अपने हाथ पर छोटे छोटे निशान भी दिखाए।
उसने बताया कि उन प्राणियों की आंखें या कान नहीं थे, बस छोटे स्लिट्स थे जहां पे एक इंसान का मुंह होता है, और वो अजीब रोबोट तरीके से चल रहे थे, मतलब रोबोटिक वे में। इंटरव्यू के बाद डायमंड ने उन दोनों को देखा लेकिन समझ नहीं पाए कि ये आगे करना क्या चाहते थे। उन्होंने उन्हें सलाह दी कि वो अपनी कहानी पब्लिक ना करें क्योंकि लोग उनका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन हिक्सन साहब के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने इस सलाह को नहीं माना। उसने अखबारों और टीवी इंटरव्यूज में अपनी कहानी को बताना शुरू कर दिया। एलियन एब्डक्शंस पर लोगों की राय हमेशा से बनती बिगड़ती रहती थी। कुछ लोगों ने तो इनकी बातों पे भरोसा नहीं किया, ये समझा कि सिर्फ ये उनका वहम था, लेकिन कुछ लोगों ने इस इंसिडेंट को सच माना। अब ये पास्कागोला इंसिडेंट लोगों के नजरिए से बहुत ज्यादा अजीब है क्योंकि हिक्सन और पार्कर दोनों ने ही इस घटने को बहुत ही अलग तरीके से रिएक्ट किया, मतलब बहुत अलग तरीके से अपनी चीजों को बताया। चार्ल्स हिक्सन अपनी कम्युनिटी में एक क्रेडिबल गवाह माने जाते थे और उन्होंने अपनी मौत तक, जो 2011 में हुई, इस घटना की कहानी को बरकरार रखा, लेकिन उन्होंने कभी भी एक ऑफिशियल पोलिग्राफिक टेस्ट नहीं दिया, जबकि इन्वेस्टिगेटर उन्हें इसके लिए काफी बार मनाने गए। सालों के दौरान हिक्सन ने अपनी कहानी में कुछ बदलाव किए और कुछ नए डिटेल्स भी ऐड किए, कहकर कि जैसे तैसे वो उस रात के इंसिडेंट के बारे में सोचते रहे, वैसे वैसे नई चीजें उनके दिमाग में आती रही, उन्हें और चीजें याद आती हैं। क्रिटिक्स का कहना था कि उनके इंटरव्यूज देने पर पब्लिक टॉक्स करने की इच्छा शायद पैसा कमाने का सिर्फ एक जरिया है। फिर भी बहुत लोगों को वो एक कन्विंसिंग स्टोरी टेलर लगे। जो कुछ भी वो कहते थे, लोग उस पर चुपचाप विश्वास कर लेते थे। लेकिन दूसरी तरफ कैल्विन पार्कर लगभग 20 सालों तक इस घटना पर चुप रहे। करीब 20 साल बाद उन्होंने एक किताब लिखने का फैसला किया जो उनके अनुभव को व्यक्त करती थी। अब इस किताब की तैयारी के लिए पार्कर ने हिप्नोसिस करवाई, जिसमें उन्होंने और भी बहुत सारी चीजें याद करी। इस घटना के दौरान बहुत सारी चीजें जो उनके साथ हुई थी, वो सारी चीजें उनको धीरे धीरे याद आने लगी। अब क्योंकि इतना टाइम बीत चुका था, धीरे धीरे इंसान वो डिटेल्स को मिस करने लगता है, इसीलिए जानबूझकर उन्होंने हिप्नोसिस को यूज किया था। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि ये उनके लिए काम आई। अब पढ़ने वालों ने देखा कि पार्कर सच में इस घटना से बहुत ही ज्यादा डरे हुए लगे थे, मतलब वो बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे। वो इस इंसिडेंट को हमेशा से शायद भुलाना चाहते थे। लेकिन इस किताब में कुछ अजीब सी भी चीजें थी, जैसे कि कुछ लोगों ने उनके कुछ स्टेटमेंट को, जैसे कि जब उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने किडनैपर से लड़ने की कोशिश की, इन्हें कुछ ज्यादा ही ड्रामेटिक और अनरियलिस्टिक बोला। मतलब उनका रिव्यू ये था कि ये चीज शायद सच नहीं है, सिर्फ बुक को ड्रामेटिक और ज्यादा बिकने के लिए ये चीज पार्कर ने अपनी किताब में लिखी थी। फिर भी पार्कर की इतनी लंबी चुप और फिर अचानक से डिटेल्ड कहानी सुनाने का उनका ये चीज लोगों को बहुत अजीब लगा। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये भी मानना था कि शायद पार्कर का मेन एम पैसा कमाना, मीडिया में रहना और लोगों के चर्चे में रहना नहीं, बल्कि इस बहुत से अजीब इंसिडेंट पे सिर्फ वो क्लोजर चाहते थे। इस सारी चीजों को, इन सारी यादों को वो खत्म करना चाहते थे और चैन से रहना चाहते थे। शायद इसी तलाश में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बिता दी। इन दोनों की पर्सनल कहानियों के अलावा पिछले 50 सालों में कुछ एडिशनल एविडेंस भी सामने आए जो ये दिखाते हैं कि उस रात कुछ अजीब जरूर हुआ था। ऑफिशियल रिकॉर्ड के अनुसार उस रात पास्कागोला पुलिस ने 50 से ज्यादा कॉल्स आए जो सब एक अजीब रोशनी के बारे में बता रहे थे जो आसमान में दिख रही थी। इसके बाद कुछ अकेले गवाह भी आए जिन्होंने कुछ ऐसी चीजें देखी जो हिक्सन और पार्कर की कहानी से बहुत ही ज्यादा मिलती जुलती थी। एक विटनेस टेस्टिमनी मारिया और जेरी ब्लेयर की थी, जो उस नदी के दूसरी तरफ पार्क पे बैठे हुए थे जहां हिक्सन और पार्कर फिशिंग कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक नीली रोशनी पानी के ऊपर तैर रही थी जो लगभग 20 मिनट तक आगे पीछे घूमती रही और फिर अचानक से वो गायब हो गई। मारिया ने देखा कि पानी में एक अजीब सा चेहरा उन्हें देख रहा था। जैसे ही वो उसके पास गई, वो चेहरा पानी के नीचे चला गया। अब उनके अकॉर्डिंग वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा हिक्सन ने उन एलियंस को डिस्क्राइब किया था पुलिस वालों के सामने। उसी रात 2 और कपल भी उस शिपयार्ड के पास एक ट्रैफिक लाइट पर रुके थे। उनमें से एक थी जूडी ब्रैनिंग। उन्होंने देखा कि एक अजीब से उड़ने वाली चीज जिसमें से नीली रोशनी आ रही थी उनकी कार के पीछे आई और उनके ऊपर से गुजर गई। उस ऑब्जेक्ट में ना तो कोई विंग्स थे और ना ही कोई प्रपल्शन का निशान था। जैसे ही वो क्राफ्ट के ऊपर से गुजरी, उनकी कार का रेडियो अचानक से फुल वॉल्यूम में बजने लगा और चैनल
बहुत ही तेजी से, बहुत ही फास्ट चेंज होने लगे। लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट गायब हुआ, सब कुछ वापस नॉर्मल हो गया। ये लोग भी हैरान थे कि उन्होंने आखिर देख क्या लिया। अब हिक्सन और पार्कर की कहानी को लेकर जितनी भी थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन हुई, अब तक कोई भी डेफिनेट यानी अच्छा सबूत किसी को नहीं मिला जो ये साबित कर दे कि वो लोग उस रात झूठ बोल रहे थे। बल्कि जो एडिशनल विटनेसेस, स्टेटमेंट और डिटेल मिली, वो उनकी कहानी को कुछ और क्रेडिबिलिटी जरूर देती थी। मतलब ये प्रपोज करती थी कि जो वो लोग बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही था। स्केप्टिक्स का कहना था कि ये हो सकता है कि उन दोनों ने किसी मजाक या प्रैंक का शिकार हुए हो जो वहां के आसपास के लोगों ने उनके साथ किया हो। लेकिन ऐसी कोई भी चीज, ऐसा कोई भी ग्रुप यहाँ पे सामने नहीं आया जिन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली हो कि उन्होंने उस रात मजाक या किसी भी तरीके का प्रैंक किसी भी इंसान के साथ किया हो। कुछ और लोग ये भी सोचते हैं कि उस रात जो अल्कोहल इन्होंने पी थी, उसकी वजह से किसी तरीके का साइकोलॉजिकल ट्रॉमा उनकी यादों को अफेक्ट कर गया हो। चाहे जो भी वहां हो, एक चीज तो पक्की थी कि हिक्सन और पार्कर दोनों को जो भी कुछ उस रात हुआ था उस पर पूरा भरोसा था, पूरा विश्वास था। हिक्सन अपने अनुभव के बारे में हमेशा खुलकर बात करते रहे, जबकि पार्कर ने लंबे समय तक चुप रहकर बाद में जब कहानी सुनाई तो ज्यादा ऑथेंटिक लगी, जैसे कि वो सच में उस घटना से बहुत ही ज्यादा इफेक्ट हुए हों और उनकी जिंदगी पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ा हो। पास्कागोला इंसिडेंट आज भी सबसे ज्यादा डिबेटेड एलियन अबडक्शन केसेस में से एक है। पिछले कई दशकों से ये लोगों को डिवाइड करता आया है, खासकर इस वजह से क्योंकि हिक्सन और पार्कर दोनों ने अपने अनुभव को बिल्कुल अलग तरीके से हैंडल किया, लोगों के सामने बहुत ही अलग तरीके से उसको रखा। बहुत सारे लोग आज भी उनकी कहानी पर शक करते हैं, जबकि बहुत सारे लोग उनकी कहानी पर बिलीव करते हैं। आखिर में पास्कागोला इंसिडेंट की कहानी एक ऐसी पहेली है जो हमेशा लोगों को सोचने पर मजबूर करती रहेगी। चाहे यादें, नेचर हो, ट्रॉमा हो या फिर एलियंस की सच्ची संभावना हो, चाहे कुछ भी हो, ये केस हमेशा लोगों के जहन में रहता है और शायद से यूएफओ एनकाउंटर्स की हिस्ट्री में सबसे फैसिनेटिंग चैप्टर हो। लास्ट में कुछ चीजें मैं आप लोगों से यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। कैल्विन पार्कर लगभग 20 सालों तक इस केस से रिलेटेड चुप तो थे, लेकिन उसके बाद साल 1993 में उन्होंने अपनी एक कंपनी बनाई जिसका नाम था यूएफओ इन्वेस्टिगेशन, जिसका मेन इंटेंशन ये था कि वो टेलीविजन के लिए यूएफओ स्टोरीज को प्रोड्यूस करे। उन्होंने किताब लिखी साल 2018 में और उसके 5 साल बाद यानी अगस्त साल 2023 में किडनी के कैंसर की वजह से 68 ईयर्स की एज में उनकी डेथ हो गई। और हमारे चार्ल्स हिक्सन की डेथ हार्ट अटैक की वजह से हुई थी साल 2011 में 80 ईयर्स की एज में। देखिए, ये केस बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं बल्कि सिंपल एंड स्ट्रेट है, लेकिन सवाल इस केस पे बहुत ही ज्यादा खड़े किए गए हैं जो कि एक तरह से देखा जाए तो जायज है। लेकिन मेरे हिसाब से इस केस का सबसे बड़ा हाईलाइट, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसे ही साल 1973 में हिक्सन एंड पार्कर के साथ वो इंसिडेंट हुआ, जब वो इस चीज की रिपोर्ट पुलिस वालों को लिखाने गए तो पहले जो शेरिफ थे उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी, लेकिन जो ऑफिसर डायमंड बाहर आए तो उन्होंने उन दोनों को एक कमरे में बंद कर दिया। और मेनली वो ये उम्मीद कर रहे थे कि जैसे ही वो बाहर आएंगे, अंदर पार्कर और हिक्सन हंसी मजाक करने लगेंगे और सिंपली ये बोलेंगे कि ये कोई प्रैंक है। लेकिन इसका उल्टा हुआ, क्योंकि उन्होंने अंदर एक टेप रख दिया था और वो टेप में उन्होंने ये सुना कि पार्कर और हिक्सन सिर्फ और सिर्फ उस एलियन एनकाउंटर के बारे में बात कर रहे थे और उनका डर उनकी उस आवाज में, उस टेप की रिकॉर्डिंग में साफ उन शेरिफ को यानी ऑफिसर डायमंड को दिख रहा था, महसूस हो रहा था। कहीं ना कहीं पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकता हूं और इसीलिए मेरा ये मानना है कि ये इंसिडेंट बिल्कुल सच है। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस का इस केस पे सच न मानने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि कभी उन दोनों ने किसी भी तरीके का पोलोग्राफिक टेस्ट नहीं लिया था। लेकिन मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि ये पोलोग्राफिक टेस्ट फिजूल के टेस्ट होते हैं और अक्सर इसमें बहुत ही गलत चीजें लोगों के सामने आती हैं, तो हम इसे एक्यूरेट नहीं मानते। खैर, अब आपका क्या मानना है इस केस के ऊपर, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जब तक हम लोगों की अगली मुलाकात नहीं होती तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहिए जिनका इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को यूज करना है। जाने से पहले एक और चीज बता दूं कि इस चैनल पे ऐसे ही यूएफओ साइटिंग्स,
एलियन साइटिंग्स और भूतिया केसेस, अर्बन लेजेंड की कहानी, वैम्पायर कहानी आती रहेगी। और ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिए हैं। तो भले इसके व्यूज़ और सब्सक्राइबर बढ़े ना बढ़े, लेकिन मैं जितने भी लोग हैं उन लोगों के लिए ईमानदारी से अच्छी अच्छी केसेस, अच्छी अच्छी स्टोरीज लाता रहूँगा, वो भी इसी अच्छी और बेहतरीन फ्रीक्वेंसी से। गुड बाय।